आज हम बात करेंगे MSDS या फिर SDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के बारे में। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी इंडस्ट्रीज में लागू होता है जहां पे आप केमिकल यूज करते हैं। जैसे अभी हमको केमिकल इंडस्ट्रीज या केमिकल अलाइड इंडस्ट्रीज के बारे में मालूम है, जैसे हम केमिकल इंडस्ट्रीज के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे या फिर अलग अलग टाइप के केमिकल फैक्चरिंग देखेंगे तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री आती है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आती है, पेंट इंडस्ट्री आती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आती है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज आती है और ऐसे बहुत सारे केमिकल और केमिकल अलाइड इंडस्ट्रीज वहां पे आती है। तो ये सभी इंडस्ट्रीज में तो केमिकल्स यूज होने ही वाले, चाहे वो रॉ मटेरियल फॉर्म में, इंटरमीडिएट फॉर्म में, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म में या फिर अलग अलग प्रोसेसिंग के लिए, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए आपको केमिकल यूज करना ही पड़ता है। इसके अलावा जहां पे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी रहो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड रहो या फिर कोई इलेक्ट्रिकल बेस्ड इंडस्ट्री रहो, तो ये इंडस्ट्रीज में भी आप अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आप सॉल्वेंट यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट के लिए, या फिर कोई इंडस्ट्रीज में आप CNG या LPG एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो आपके जो बॉयलर या फर्नेसेस या फिर जहां पर भी आपकी कंबशन प्रोसेस रहेगी या फिर कटिंग ऑपरेशन रहेगा, वेल्डिंग ऑपरेशंस रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग फोसाइल फ्यूल्स या फिर आपको जो केमिकल्स है वो आपको यूज करना पड़ते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ऐसी जहां पे आपको केमिकल्स का यूज करना पड़ता है, चाहे वो एप्लीकेशंस अलग अलग हो। अभी ये जो इंडस्ट्रीज है जहां पे आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसमें भी अगर ये स्पेशली हजार्डस केमिकल कैटेगरी होगी या फिर फ्लेमेबल कैटेगरी होगी या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल कैटेगरी होगी या फिर टॉक्सिक या पॉइजनस या रेडियोएक्टिव मटेरियल होगा, ये ऐसे अगर कुछ कैटेगरीज होगी तो ये सभी केमिकल्स के लिए, ये सभी इंडस्ट्रीज को MSDS डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है और उसके अलावा ये एक्चुअली इथिकल प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए कि आप सभी इंडस्ट्रीज में जहां पे केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं वहां पे MSDS आपको अवेलेबल रखना है। उसके अलावा ये जो MSDS है ये नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो भी आपके वर्कर्स, हेल्पर्स या एम्प्लॉयज लोकल लैंग्वेज चाहते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज चाहते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वर्कर या हेल्पर समझ पाए ऐसे पॉइंट्स आपको लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में कन्वर्ट करना चाहिए। और फिर ये जो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है या फिर सेफ्टी डेटा शीट है ये आपको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सभी वर्कर हेल्पर को पता करनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जो सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर्स ऐसे रैंकिंग के जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनको MSDS उसका इंपॉर्टेंस मालूम रहता है, लेकिन वो एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते। अभी जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं आज की डेट में हमको मालूम है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर भी जो वर्कर्स रहते हैं वो डेली वेजेस वाले पीपल्स रहते हैं या फिर हेल्पर कैटेगरी पीपल रहते हैं या अप्रेंटिसशिप वाले पीपल रहते हैं, वो लोगों को ये एक्चुअली MSDS मालूम होनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली केमिकल्स वो हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो स्टोरेज फॉर्म में हैंडल कर रहे हैं या फिर लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या फिर कहीं पे अलग अलग कन्वेयर्स वगैरह में उसको लोड या अनलोड कर रहे हैं। तो ये जो भी एक्टिविटीज होंगी उसके लिए जो केमिकल आप हैंडल कर रहे हैं वो केमिकल हैंडल करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, अगर इनकेस वो लीक होता है या फिर उसका स्पिलेज होता है, अगर इनकेस फायर कैच होती है, अगर इनकेस वो लीकेज हो जाता है तो क्या करना चाहिए, ये सभी बातें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया रहता है वो सिंगल डॉक्यूमेंट है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे डेफिनेशन में सिंपल दिया है कि ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। जो एस्पेक्ट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे एस्पेक्ट्स अगर आप चेक करेंगे तो उसमें हेल्थ इफेक्ट्स है जो हेल्थ ओरिएंटेड डेटा प्रोवाइड करता है, जो एक्सपोजर लिमिट्स भी बताता है कि अगर इन केस ये केमिकल इतने मिनट्स में यानी कि टाइम ड्यूरेशन इतने एक्सपोजर के बाद ये आपके
हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो हेल्थ पे यानी कि क्या, कि वो केमिकल आपके बॉडी में अलग अलग रूट से एंट्री कर सकता है, जैसे माउथ थ्रू एंट्री कर सकता है, या फिर रेस्पिरेशन थ्रू एंट्री कर सकता है, या फिर आईज थ्रू एंट्री कर सकता है, या फिर स्किन थ्रू एंट्री कर सकता है, ब्लड के साथ रिएक्ट हो सकता है, या लंग्स में डिपॉजिट हो सकता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी वो डिपॉजिट हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पॉसिबल है। उसके सिवा जो एक्सपोजर टाइम है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे हम नॉर्मली जो हमने बात की थी, तो इसमें स्टेल वैल्यू इंपॉर्टेंट रहती है, और टीएलवी या टीडब्ल्यूए या आईडीएलएच, ऐसे बहुत सारी कंसेप्ट्स है जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि ये केमिकल आप मैक्सिमम टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन पे यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेल वैल्यू जो है वो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है, जो 15 मिनट्स का वैल्यू है। यानी कि ये जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं, अगर ये आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो चुका है या फिर लीकेज की वजह से एक्सपोज हो चुका है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम जो भी आप पीपीएम में बात करेंगे या फिर mg पर मीटर क्यूब में बात करेंगे, वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स कितना है और कितने मिनट्स के लिए। जैसे अभी स्टेल वैल्यू जो है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट जो वैल्यू है, ये एक्चुअली 15 मिनट्स के लिए रहता है। यानी कि ये जो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट की वैल्यू रहेगी वो 15 मिनट के लिए है। लेकिन अगर आप 8 घंटे के लिए बात कर रहे हैं तो वो TWA रहेगा, टाइम वेटेड एवरेज रहेगा। तो उसके लिए ये जो लिमिट्स है मैक्सिमम परमिसिबल वो अलग रहेंगे। अगर कोई ऐसी चीजें जो इमीडिएटली आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर सकती है, तो उसको कहते हैं इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। तो ये आईडीएलएच वैल्यू भी अलग रह सकती है। या फिर ये जो टीएलवी में अलग अलग जो अलग अलग कंसेप्ट है, उसमें LC50 LD50 भी वैल्यूज है, जिसको हम कहेंगे लिथाल कॉन्सेंट्रेशन और लिथाल डोज। तो इसका मतलब ही क्या है कि 50% चांसेस आपके फैटेलिटी के हैं अगर ये LC50 वैल्यूज जो भी रहेगी उसको अगर आप क्रॉस करेंगे वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। अगर ये LD50 वैल्यू है उसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे फैटेलिटी होने के चांसेस यानी कि डेथ होने के चांसेस है। तो ये इसीलिए आपको LC50 LD50 वैल्यूज भी आपको वो केमिकल्स की मालूम होनी चाहिए जो है हेल्थ पे आपका इफेक्ट। उसके अलावा जो है हजार्ड इवेल्युएशन, तो इसमें लो हजार्ड या मीडियम हजार्ड या हाई हजार्ड्स जो कैटेगरीज रहती है, वो हजार्ड्स भी आपको इवेल्युएट करके यहाँ पे बताते हैं MSDS में कि ये एक्चुअली बहुत सारा हजार्डस मटेरियल है, या फिर ये हैंडलिंग के टाइम को आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं, या फिर इसको स्टोरेज करने के लिए आपको ये टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, ये प्रेशर मेंटेन करना है, या फिर जब आप इसका यूज करेंगे तो इसके साथ इसका इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी कि ये केमिकल के साथ ये हाईली रिएक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, या फिर और कुछ चीजें हो सकती है। तो ये जब हैंडल करते हैं आप, स्टोर करते हैं या यूज करते हैं, तो उस टाइम आपका जो हजार्ड का लेवल है और उसका हजार्ड का टाइप क्या है वो भी इवैल्यूएशन इसमें दिया रहता है MSDS में। यानी कि इसकी वजह से फिजिकल हजार्ड का इशू हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, या केमिकल हजार्ड हो सकता है, या कोई एर्गोनॉमिक हजार्ड भी हो सकता है, या और कुछ हजार्ड हो सकता है। तो स्पेशली हम केमिकल की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे केमिकल हजार्ड का मेजर फोकस रहेगा। उसके अलावा जो रिस्क ऑफ एक्सपोजर है, जैसे हमने पहली बात की थी कि लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क लेवल। तो जो भी आप केमिकल्स हैंडल कर रहे हैं, अगर ये केमिकल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से और दूसरे कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर तैयार हो सकता है, या फिर सफोकेशन हो सकता है, या फिर आपके ओवरऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी अटैक हो सकता है, तो ऐसा जो रिस्क है ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। क्योंकि जब रेस्पिरेशन के बारे में अगर रिस्क होगा तो वो सबसे प्रायोरिटी पे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन भी है, विदाउट ऑक्सीजन आप कुछ मिनट्स से ज्यादा रह नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना, यही अहमियत रहेगी। उसके बाद में अगर आपको देखना है तो स्किन इरिटेशन का इशू, आई इरिटेशन का इश्यूज, या फिर जो ब्लड के साथ रिएक्शन है वो आप बाद में टेस्टिंग थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वो केसेस में इमीडिएटली फैटेलिटी होने की या डेथ होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जहां पे रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं या ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर जब तैयार हो जाता है, तो वहां पे रिस्क हाई लेवल पे रहती है। तो ये भी रिस्क लेवल और उसके अलग अलग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये MSDS में दिया रहता है। उसके अलावा रहता है इमरजेंसी प्रोसीजर,
कि अगर इन केस ये हजार्ड्स हमने बताया है, ये हजार्ड वहां पे अवेलेबल है और जिसकी वजह से अभी एक्सीडेंट हो चुका है या फिर कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई फायर इमरजेंसी, एक्सप्लोजन इमरजेंसी या कोई नेचुरल इमरजेंसी हो चुकी है, तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इसका डिटेल प्रोसीजर ये इमरजेंसी प्रोसीजर में दिया रहता है। तो हर एक केमिकल के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स के लिए सिमिलर प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर इनकेस ये आपने केमिकल जो है वो स्किन के साथ रिएक्ट हुआ या फिर आपके आईज थ्रू गया या फिर माउथ थ्रू गया या फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके थ्रू गया, तो उसके बाद में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट एड आपको क्या देना चाहिए, इसका प्रोसीजर यहाँ पे एमएसडीएस में दिया रहता है। यानी कि अगर आपका आइस थ्रू कांटेक्ट हुआ है इसका ये केमिकल्स का, तो ऐसे टाइम आपको फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, या फिर ये जो अलग अलग मैंने सिचुएशन बताई, ये हर सिचुएशन में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये प्रोसीजर उन्होंने बताई रहती है एमएसडीएस में। और फिर इसको ये जो उसका लीकेज होगा या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा या फिर कोई हजार्ड्स या फिर जो भी कंडीशन वहां पे आती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए रहते हैं एमएसडीएस में। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स है, इसमें से स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने बताया कि हेल्थ ओरिएंटेड डेटा, हजार्ड ओरिएंटेड डेटा, रिस्क ओरिएंटेड डेटा, इमरजेंसी गाइडलाइंस, फर्स्ट एड गाइडलाइंस और कंट्रोलिंग मेजर्स। तो ये मेजर जो पॉइंट्स आते हैं जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में, उसको हम कहेंगे मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। तो ये जो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है ये एक्चुअली हर एक इंडस्ट्री में हर एक केमिकल्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए और ये मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का ड्यूटी है कि उन्होंने वो सप्लाई करना चाहिए। अगर इनकेस मैन्युफैक्चरर या सप्लायर वो आपको प्रोवाइड नहीं करता है तो आप जो ओनर है या फिर जो यूजर है उसका ये ड्यूटी है कि आपको ये एमएसडीएस तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअली वर्कर या हेल्पर या एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, जो ये केमिकल्स हैंडल कर रहा है, उनको इसके बारे में पता ही चलना चाहिए कि अगर ये केमिकल्स के हजार्ड्स क्या है, ये केमिकल्स का ये पर्टिकुलर रिस्क लेवल क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है एक्सपोजर का। अगर इनकेस ये कॉन्टेक्ट्स में आता है तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स या फर्स्ट एड या कंट्रोलिंग मेजर्स आपने क्या करने चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको हजार्डस केमिकल्स के बारे में स्पेशली आपको एमएसडीएस के लिए कंपल्शन है। अगर यहाँ पे एमएसडीएस के अगर आप डिटेल में देखेंगे तो ये बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी मैंडेटरी या कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपको देखना है एमएसआईएक्स रूल, यानी कि मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स। तो ये जो एमएसआईएक्स रूल है ये स्पेशली फोकस करता है हजार्डस केमिकल्स के लिए। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मेनली हजार्डस केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये हजार्डस केमिकल्स के लिए एमएसआईएक्स रूल है 1989 का, और उसमें जो नंबर ऑफ रूल्स है उसमें रूल नंबर 17 जो दिया है वो रूल नंबर 17 में क्लियर कट दिया है कि जो भी आपके पास केमिकल है जो हजार्डस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो आप हैंडल करते हो, स्टोर करते हो, प्रोसेस में यूज करते हो, लेकिन जिसकी वजह से हजार्डस सिचुएशन तैयार हो सकती है, ऐसे केमिकल का एमएसडीएस आपको रेडी रखना है। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, उसके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और ये आपको जो भी नॉलेज है वो पर्क्यूलेट भी करना है, आपको अलग अलग एम्प्लॉयज को अवेयर भी करना है कि ये जब आप अनलोड करते हैं, जब आप लोड करते हैं, जब आप स्टोर करते हैं, जब आप कन्वेयर्स में डालते हैं, रिएक्टर्स में यूज करते हैं या फिर बहुत सारी जगह यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए। तो ये केमिकल्स के बारे में आपको जब डिटेल मालूम रहेगा एमएसडीएस थ्रू, तभी आप बाकी लोगों को भी वो बता सकते हैं, या फिर स्पेशली आज के डेट में जो कॉन्ट्रैक्टर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो एम्प्लॉयज आते हैं उनको भी ये बताना जरूरी है, उनको ये ट्रेनिंग देना जरूरी है या फिर अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। ये एमएसआईएक्स रूल 1989 रूल नंबर 17 में ये क्लियरली बात की। उसके अलावा जो सेकंड रूल का रेफरेंस है वो है एमएफआर 1963, यानी कि महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963, उसका है रूल नंबर 73M। तो रूल नंबर 73M में कहा गया है कि कलेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो केमिकल्स आप यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो जो भी आप उसका डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर आप मॉडिफाई करते हैं, उसमें डेवलपमेंट करते हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देना है।
इसमें तो कहा गया है कि जो भी आप एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज को तो देना ही है, उसके अलावा जो नियर बाय या फिर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स रहेंगे, सोसाइटी रहेगी या इंडस्ट्रीज रहेंगे, उन लोगों को भी ये डेटा आपको प्रोवाइड करना है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो अलग अलग सोर्सेस रहते हैं या अथॉरिटीज रहती है, वो अथॉरिटीज को भी आपको ये डेटा देना है। तो ये एक्चुअली फैक्ट्री एक्ट 1948 अगर आप देखेंगे तो उसमें सेक्शन 41B और सेक्शन 112 इसमें भी इसका रेफरेंस है, और ये एक्ट के जो सेक्शंस है इसके रेफरेंस के बेसिस पे ही ये रूल नंबर 73M बनाया गया है, और जिसमें कहा गया है टाइटल में कलेक्शन, डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इनडायरेक्टली MSDS ही है। तो जो लोगों को MSDS MFR में मालूम नहीं रहती है तो वहां पे उन लोगों को ये 73M का टाइटल देखना चाहिए, और उसमें ही एक्चुअली MSDS का पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये दो मेजर लीगल रिक्वायरमेंट के रूल्स है, जो MSIC रूल है और दूसरा है MFR 1963 का रूल। अभी जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो मैंडेटरी या कंपलसरी है, उसके अलावा भी ये जो ISO 14001 2004 है या फिर OSHAS 18001 1999 है, इसमें भी अलग अलग क्लॉजेस में MSDS के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करें। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ISO 14001 2004 जो है उसमें क्लॉज नंबर 4.3.1 में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स जो कंसेप्ट है उसमें कहा गया है। उसके अलावा जो 4.3.2 है जो लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स में बताया गया है, और जो है क्लॉज नंबर 4.4.7 जिसमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के बारे में कहा गया है। तो ये जो कंसेप्ट से अलग अलग, जैसे यहाँ पे कोई हजार्डस केमिकल्स अगर हम यूज करते हैं तो ये हजार्डस केमिकल्स जब आप एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, आपको जो प्रोसेस करते हैं या फिर स्टोरेज करते हैं, तो वहां पे इन्वायरमेंट पे यानी कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे इसका एस्पेक्ट क्या होता है, इसका अलग अलग इम्पैक्ट क्या होता है, ये आपको स्टडी करना है। उसके अलावा जो लीगल रिक्वायरमेंट है जो हमने अभी बताई है वो भी यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए हो सकती है। और जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोसीजर रहती है या फिर ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग जो रहती है, यहाँ पर ISO 14000 के लिए स्पेशली ये एनवायरमेंट ओरिएंटेड भी उन्होंने बताया है। तो इसमें भी MSDS में गाइडलाइंस दिए रहते हैं कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस या रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए, और जो OSHAS 18001 है जो प्योरली सेफ्टी ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट यानी कि हीरा जो प्रोसेस है, वो हीरा क्या करना चाहिए, उसमें अलग अलग पॉइंट्स कौन से रहने चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे गाइडलाइंस में बताया जाता है। और ये हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट ये भी ये MSDS का पार्ट है, क्योंकि MSDS में जो आपको हजार्ड्स अलग अलग बताने पड़ते हैं, आइडेंटिफाई करके वहां पे देना पड़ता है, या फिर जो रिस्क लेवल है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क लेवल है, उसका भी असेसमेंट आपको करके वहां पे बताना पड़ता है। तो ये हीरा थ्रू बता सकते हैं, और ये हीरा OSHAS 18001 में 4.3.1 के क्लॉज में दिया है। और उसके अलावा जो यहाँ पर OSHAS की भी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस में भी उन्होंने 4.4.7 में बताया। तो ये अलग अलग ISO के भी स्टैंडर्ड्स है, उसमें भी उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली MSDS के बारे में बताया। जो मेन पर्पस है ये डेटा शीट का, तो डेटा शीट का मेन पर्पस जो बताया गया है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है अलग अलग सिस्टम्स के लिए, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन अलर्ट का सिस्टम से उसके अलग अलग लेबल्स है ये भी आपको बताने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं तो वो सभी एम्प्लॉयज को आपको एजुकेट करना है, ट्रेनिंग देना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये स्पेशली जो केमिकल्स आप यूज करते हैं तो ये केमिकल्स के हजार्ड क्या हो सकते हैं, उसकी वजह से आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आपका मटेरियल डैमेज क्या हो सकता है, या फिर आपके एनवायरनमेंट पे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें ये MSDS में रिलेटेड दे चुके हैं। उसके जो अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है MSDS रिलेटेड,
तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर्स की। तो जो केमिकल सप्लायर रहते हैं वो केमिकल्स सप्लायर को ये MSDS प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्योंकि जो सप्लायर रहता है उनको मालूम रहता है कि ये एक्चुअली केमिकल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी वजह से हजार्ड्स या फिर इमरजेंसी के चांसेस या सिचुएशंस क्या हो सकते हैं और उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो ये चीजें आपको सप्लायर थ्रू आपको कंज्यूमर को आना चाहिए, कस्टमर को आनी चाहिए। और ये जो सप्लायर है इसने इंश्योर करना चाहिए MSDS में ये सभी कंटेंट्स यहाँ पे आए हैं। जैसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, जो आज की डेट में पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है वो लेटेस्ट अपडेटेड या डेवलप जो रहती है, मॉडिफाइड जो रहती है, वो इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। उसके अलावा जो MSDS है वो लेस देन 3 इयर्स वाली यानी कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाली MSDS होनी चाहिए। और जो दोनों लैंग्वेज है यानी कि जो आपका इंग्लिश और नॉर्मली हिंदी यूज करेंगे, या फिर अगर आपकी लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस है तो आपका लोकल लैंग्वेज आपको यूज करना पड़ेगा। मिनिमम 2 लैंग्वेज में ये MSDS आपको सप्लाई करनी चाहिए। अभी यहाँ पे जो परचेस करने वाले हैं उन्होंने भी एक्चुअली पूछना चाहिए सप्लायर्स को कि ये जो केमिकल है उसका MSDS आपके पास प्रिपेयर होगा, तो वो MSDS आपने प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो ट्रेड सीक्रेट डेटा जो है वो भी ट्रेड सीक्रेट डेटा के अलावा जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है ये सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सप्लायर्स ने पहले क्रॉस चेक करना है, उसका कॉन्फिडेंस लेना है और उसके बाद में ही बाकी लोगों को ये MSDS सप्लाई करनी है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है एम्प्लॉयर। तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से आपको ये MSDS लेके आना है। और उसके बाद में फिर ये जो हमने बात कही थी ये 3 इयर्स का डेटा है या नहीं, ये आपको एम्प्लॉयर को भी क्रॉस चेक करना है सप्लायर ने देने के बाद भी। और उसके बाद में आपको ये MSDS मेंटेन करना है, जो उसका पर्टिकुलर कंडीशन जो है 90 डेज का। तो जो भी न्यू हजार्ड अगर यहाँ पे ऐड होता है तो विद इन 90 डेज आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना है, फिर उसके बारे में आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है और ये भी आपको ऐड करना है। जैसे अगर केमिकल्स कॉम्पोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन कुछ चेंज होता है और सप्लायर ने आपको बता दिया कि अभी ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है इसमें या फिर केमिकल्स का ये सब्स्टिट्यूट है, तो ये उसकी वजह से न्यू हजार्ड क्या वहां पे आता है। तो केमिकल चेंज होने की वजह से या प्रोसेस चेंज होने की वजह से या फिर पैरामीटर चेंज होने की वजह से भी हजार्ड न्यू एडिशन हो सकता है और उसके हिसाब से भी आपको वहां पे वो जो न्यू हजार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये भी लेटेस्ट 3 इयर्स वाला इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी डेटा शीट्स आपके यहाँ पे आते हैं वो रेडीली अवेलेबल हो और सभी वर्कर्स को उसका डेटा जाना चाहिए और जो भी उसका एक्सपोजर टाइम है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है, थ्रेशोल्ड वैल्यूज है, वो सभी को पता होना चाहिए। उसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमिटी जो है उनको भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे ही यहाँ पे अगर कोई लीकेज होता है हजार्डस केमिकल्स का या स्पिलेज होता है या फिर कोई यहाँ पे फायर कैच होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से सबसे पहले फर्स्ट एड और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर ये फोकस में आएंगे। और ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर को भी मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ पे ऐसे अलग अलग हजार्डस केमिकल्स यहाँ पे यूज होते हैं और ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये अगर एम्प्लॉय आता है तो वो शायद डिपार्टमेंट में ये केमिकल यूज होता है, उसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो चुका है और आपको फिर एंटीडोज या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देने के लिए आपको थोड़ा सा इजी हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो अथॉरिटीज रहते हैं ये अथॉरिटीज के पास भी चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ये हो गई ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, ये हो गई इंटरनल अथॉरिटी। उसके अलावा जो अलग अलग अथॉरिटीज रहते हैं जैसे डिश ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ है, उनको भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके पास अलग अलग केमिकल्स उसके हजार्ड्स कैटेगरी रिस्क लेवल अलग अलग और उसके कंट्रोलिंग मेजर्स हमको मालूम चाहिए। उसके अलावा जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रहता है वो पुलिस स्टेशन या फिर जो कलेक्टर ऑफिस है ये कलेक्टर ऑफिसेस, ये सभी लोगों को अलग अलग अथॉरिटीज को ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए क्योंकि अगर इमरजेंसी आती है तो उस टाइम आपको कंट्रोलिंग मेजर के लिए उनकी भी आपको हेल्प होगी। अगर उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही उनको मालूम रहेगा कि ये केमिकल की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी जो थर्ड एलिमेंट है वो है वर्कर।
तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये वर्कर की एलिमेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही मेन आपके जो हजार्डस केमिकल से उसको हैंडल करता है, उसको स्टोर करता है, या फिर उसके बारे में उसको ही सबसे पहले जानकारी चाहिए। तो उसको ही सबसे जो भी सेफ्टी ओरिएंटेड, हेल्थ ओरिएंटेड या फिर एनवायरनमेंट के जो इम्पैक्ट्स रहते हैं उसके ओरिएंटेड ये सभी जानकारी ये वर्कर को मालूम होनी चाहिए। तो जैसे ही अगर सप्लायर या मैन्युफैक्चरर या एम्प्लॉयर उसको एमएसडीएस प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहली बात वो एमएसडीएस को समझ लेना चाहिए। और एमएसडीएस में जो भी पॉइंट्स आते हैं, अलग अलग नंबर्स आते हैं, अलग अलग लिमिट्स आते हैं, तो उसके बारे में भी उसको पहले जानना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना है। तो एम्प्लॉयर ने जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए रहते हैं, उसके गाइडलाइंस बनाए रहते हैं, उसको फॉलो करना ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ पे जो भी शीट्स है वो अलग अलग जगह डिस्प्ले करना चाहिए, वो इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में भी। यानी जो भी वर्कर वहां पे काम करेगा वो केमिकल हैंडल करने के पहले उसको वो शीट्स मालूम चाहिए और उसी हिसाब से वो गाइडलाइन के हिसाब से वो उसने यूज करना चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसमें स्पेशली अगर इनकेस एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, इंजरी होती है या फिर लीकेज होता है, स्पिलेज होता है, तो उसके बाद में भी फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स या मैन पावर को प्रोटेक्ट करना है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको मटेरियल डैमेज या जो भी ओवरऑल लॉसेस है वो लॉसेस को आपको अवॉइड करना है। तो वर्कर को सबसे पहले इंपॉर्टेंट एमएसडीएस मालूम चाहिए। अभी जो हमने बात की थी एमएसआईसी रूल के बारे में और जो एमएफआर है, यानी कि अगर आप चेक करेंगे एमएफआर 1963 का जो रूल है उसमें हमने बात की थी रूल नंबर 73M, और जो दूसरा रूल है एमएसआईसी 1989 और रूल नंबर है 17। तो अगर ये दोनों में भी अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपको 9 या 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो एमएसडीएस जब हम कहेंगे तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन एमएसडीएस होता है। तो इंडियन एमएसडीएस में 9 या 10 पॉइंट्स रहते हैं जिसको हम सेक्शंस कहते हैं। तो ये एमएसडीएस अगर आप डिटेल में देखेंगे ये रूल्स में, तो आपको यहाँ पे ये 10 सेक्शन दिखाई देते हैं। जैसे सेक्शन 1 में उन्होंने बताया है कि हजार्डस इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सेक्शन 2 है प्रिपरेशन इंफॉर्मेशन, सेक्शन 3 है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, सेक्शन 4 है फिजिकल डेटा, सेक्शन 5 है फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड डेटा, फिर सेक्शन 6 है रिएक्टिविटी डेटा, सेक्शन 7 जो है टॉक्सिकोलॉजी प्रॉपर्टीज, सेक्शन 8 जो है प्रिवेंटिव मेजर्स, सेक्शन 9 है फर्स्ट एड मेजर्स, सेक्शन 10 है डिस्क्लेमर्स। तो ये जो अलग अलग सेक्शंस या अलग अलग पॉइंट्स है एमएसडीएस के, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन है। जैसे सेक्शन 1 में हजार्डस इंग्रेडिएंट्स क्या है, यानी कि अलग अलग केमिकल्स उसमें कहाँ पे और कितने क्वांटिटी में कितने कॉन्सेंट्रेशन के यूज होते हैं और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक केमिकल, ये हजार्डस इंग्रेडिएंट हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि 20% ए केमिकल है, 40% बी केमिकल है, 40% सी केमिकल है। तो ये अगर आपका कॉम्बिनेशन वाला केमिकल आप यहाँ पे यूज करते होंगे तो ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में यहाँ पे आपको सेक्शन 1 में एमएसडीएस में बताना है। जो प्रिपरेशन इंफॉर्मेशन है तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होगा या प्रोसेस होगी उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होने वाला है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। फिजिकल डेटा जो देना है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है या फिर डेंसिटी है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, या ऐसे बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो फिजिकल डेटा के अंदर आएंगे। फिर है फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड डेटा। तो इसमें जैसे हमने बात की थी फायर पॉइंट में या फिर फ्लैश पॉइंट है, फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट या एक्सप्लोजिव अगर देखेंगे तो एक्सप्लोजन फिनोमेना में हमने पढ़ा था लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट या हायर एक्सप्लोजिव लिमिट्स। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन रहती है, जो एयर में मिक्सचर रहता है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके अलावा जो रहेगा रिएक्टिविटी डेटा, यानी कि अगर कुछ मटेरियल या केमिकल सब्सटेंसेस है जो हाईली रिएक्टिव कैटेगरी वाले हैं तो यहाँ पे उनका भी डेटा देना है। उसके अलावा जो कुछ केमिकल्स है दूसरे केमिकल्स के साथ हाईली रिएक्टिव बन सकते हैं
तो यहाँ पे आपको कंपैटिबिलिटी डेटा जो है वो भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया रहता है कि ये मटेरियल इसके साथ यहाँ पे स्टोर नहीं करना चाहिए या फिर ये दूसरे मटेरियल के साथ आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये कंपैटिबिलिटी जो है ये भी आपको चेक करना है। उसके अलावा टॉक्सिक प्रॉपर्टीज जो हमने बात की थी LC50 के बारे में या LD50 के बारे में या फिर TLV या फिर IDLH वैल्यूज, ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंसेप्ट या पैरामीटर्स है जहां पे आपको पता चलता है कि ये केमिकल है कितना टॉक्सिक है, उसका जो टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग नंबर्स में आपको पता चलेगा जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट या परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट्स रहते हैं। उसके अलावा जो है प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर आप ये केमिकल्स यूज कर रहे हैं, आपको ये टॉक्सिक कैटेगरी भी उसकी मालूम है और उसकी वजह से फायर हजार्ड क्या होता है, एक्सप्लोजन हजार्ड क्या होता है, क्या पॉइजनस मटेरियल, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर ये इनकेस स्पिलेज होता है, लीकेज होता है, बर्न होता है, फायर कैच होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, तो ये फर्स्ट एड के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस दिए रहते हैं। और लास्ट में दिया रहता है कि डिस्क्लेमर, तो ये एक्चुअल में 9 पॉइंट सी मेजर है और ये 10 पॉइंट डिस्क्लेमर पॉइंट है। तो अगर आप इंडियन MSDS रेफर करते होंगे, MFR या MSIHC रूल रेफर करते होंगे, तो यहाँ पे 10 सेक्शन ही रहेंगे। तो ये 10 सेक्शंस का डिटेल यहाँ पे दिया है। जैसे हमने हजार्डस इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की, तो अलग अलग केमिकल जो रहेंगे उसका आपको केमिकल नेम कमर्शियली जो रहता है या फिर स्टैंडर्ड जो IUPAC सिस्टम के हिसाब से रहता है, उस हिसाब से आपको वो उसका नेमिंग बोलना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बताना पड़ेगा, उसके अलग अलग LD50 LC50 वैल्यूज आपको बताना पड़ेगी और यहाँ पे आपको उसका कैश नंबर भी लिखना पड़ेगा, यानी कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर। तो ये एक यूनिक नंबर होता है, आप यूनिवर्स में कहीं पर भी जाओ कैश नंबर एक ही रहेगा, उसी हिसाब से आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। और ये जो हमने बताया था कि ये प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन, तो ये प्रिपरेशन किसने किया है, ये जो केमिकल है उसका प्रिपरेशन कौन से डेट को किया है, या फिर ये जो डेटा है ये अपडेटेड है या नहीं, आपको जो चेक करना है लेस देन 3 इयर्स का ये अपडेटेड डेटा है या नहीं। उसके अलावा जो प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया था कि इस पे एक लेबल हो सकता है, उसका फॉर्मूला हो सकता है। जैसे अगर आप बेंजीन की बात करेंगे तो C6H6 ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में उसको जो रिंग स्ट्रक्चर है वो आपको बताना पड़ेगा, ये रिंग स्ट्रक्चर, और उसका जो फॉर्मूला है वो C6H यानी कि कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6। तो फॉर्मूला भी बताना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना चाहिए, उसका जो लेबल है, ये टॉक्सिक कैटेगरी है, पॉइजनस कैटेगरी है, हजार्डस है, फ्लेमेबल है, एक्सप्लोजिव, ये भी केमिकल आपको लेबल से पता चल जाएगा। और फिर उस हिसाब से अगर इनके इश्यू आते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन क्या है और इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स आपके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में बताना चाहिए। और इसके अलावा जो हमने अभी बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेपर डेंसिटी, इवेपोरेशन रेट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये अलग अलग जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और पीएच कुछ केस में या करोसिव केमिकल स्पेशली जब हम यूज करते हैं उसके लिए आपको पीएच रेंज भी मालूम चाहिए। जैसे नॉर्मली पीएच रेंज जो है 0 to 7 या 7 to 14, यानी कि ये 0 to 14 जो है ये पीएच स्केल रहता है। तो इसमें अगर आप 0 to 7 में रहेंगे तो एसिडिक रेंज है, और यहाँ पे अगर 7 to 14 रहने तो ये बेसिक केमिकल्स रहते हैं। तो जो भी आपकी पीएच की वैल्यू रहेगी उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे और उस हिसाब से आपको प्रिवेंटिव और कंट्रोलिंग मेजर या प्रिकॉशनरी मेजर डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमने बात कही थी अभी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, एक्सप्लोजन के बारे में, वैसे ही आपको फ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में अपर फ्लेमेबल लिमिट्स और लोअर फ्लेमेबल लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, जो MSDS में बताते रहते हैं। अगर इनकेस फायर कैच होता है तो आपको क्या करना है इसके गाइडलाइंस भी यहाँ पे दे रहे थे। तो फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर आपको कौन सा यूज करना है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, फिर आपको यहाँ पे DCP सुटेबल है कि नहीं, ड्राई केमिकल पाउडर, या फिर आपको CO2 यूज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपको फोम यूज करना है, या फिर आपको वाटर यूज करना है, हेलॉन यूज करना है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके स्पेसिफिक गाइडलाइन यहाँ पे 5th पॉइंट में दी रहते हैं। उसके अलावा जब फायर फाइटिंग करते हैं तो उसमें आपको PPE कौन सी यूज करना है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे हमने अभी स्पेसिफिक केस देखी थी कि अगर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है तो आपको वहां पे SCBA सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस आपको कंपलसरी यूज करना है, क्योंकि पेस्टिसाइड ऑलरेडी
टॉक्सिक केमिकल है, पॉइजनस केमिकल है, और उसके बाद में अगर आपने फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर यूज किया है तो उसके बाद में वो सिचुएशन वर्स्ट होती है और वहां पे आपको SCBA के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है वो केमिकल्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कि आपको PPEs कौन से यूज करना है, और यही गाइडलाइन यहाँ पे 5th पॉइंट में दी रहते हैं। उसके अलावा है स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी आप केमिकल्स जो हैजार्डस कैटेगरी वाले हैं तो उसका भी MSIC 1989 में उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं कि आपका जो हैजार्डस केमिकल है तो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी आपको कितनी अलाउड है। तो MSIC 1989 के रूल्स के अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे तो उसमें नियर अबाउट 684 केमिकल्स लिस्ट आउट है और उनकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी भी वहां पे दी है कि आप मैक्सिमम क्वांटिटी में आप ये केमिकल कितना स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा आपको एक्सेस में परमिशन नहीं रहता है। उसके अलावा है रिएक्टिविटी डेटा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी डेटा जैसे हमने बताया था कि हाईली रिएक्टिव केमिकल से तो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। जैसे आपको ये सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा तो उस सिंबल से आपको पता चलेगा कि ये जो 1 2 3 4 है या फिर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से, तो ये डायमंड से आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे रेड कैटेगरी है तो रेड का मतलब क्या है कि ये फायर हजार्ड के ओरिएंटेड बात करता है, जहाँ पे फ्लैश पॉइंट भी दिया रहेगा और जो नंबर है वो नंबर के हिसाब से आपको पता चलेगा। जैसे इसका फ्लैश पॉइंट जो है ये अगर 0 यहाँ पे बताए तो विल नॉट बर्न, 1 पॉइंट है तो अबाउट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऐसे अलग अलग 100 to 200 डिग्री है, बिलो 100 डिग्री और बिलो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है 0 to 4 अगर आप जाएंगे तो ये सीवियर केस होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो अगर 4th पॉइंट यानी कि अगर इसका फायर या फ्लैश पॉइंट ही लेस देन 73 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये कम टेम्परेचर ये फायर कैच कर सकता है, और ये जो है ये सबसे कम प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि 0 to 4 अगर आप देखेंगे तो ये 0 to 4 यानी कि लोएस्ट टू हाई सीवियरिटी लेवल जा सकता है, और ये जो फायर है ये रेड कलर से इंडिकेट होता है। उसके अलावा है हेल्थ हजार्ड, ये ब्लू कलर से इंडिकेट होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप चेक करते हैं तो इसमें भी 0 नॉर्मल मटेरियल है, और अगर 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे तो ये डेडली मटेरियल है। तो हेल्थ ओरिएंटेड भी अगर आप देखेंगे तो 0 to 4 ये जो स्केल है ये भी वैसे ही लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 स्लाइटली हजार्डस है, 2 हजार्डस है, 3 एक्सट्रीमली डेंजर है और 4 डेडली यानी कि फैटेलिटी होने के चांसेस है। तो ये नंबर से आपको पता होना चाहिए कि ये 2 नंबर है, इसका मतलब है ये हजार्डस केमिकल है। यहाँ पे 1 नंबर है, इसका मतलब है ये इसका फ्लैश पॉइंट जो है वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको फायर का कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उसके अलावा है स्पेसिफिक हजार्ड। तो जैसे यहाँ पे ये रेडिएशन हजार्ड का सिंबल दिया है तो ये स्पेसिफिक हजार्ड है। जैसे आपको यहाँ पे पता चलता है ये रेडियो एक्टिव हजार्ड है, यानी कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्सेस यहाँ पे यूज किए गए। ये केमिकल जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अगर यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजर सब्सटेंस होता तो यहाँ पे OXY लिखते, अगर यहाँ पे करोसिव होता तो COR, अल्कली लिखते तो ALK, एसिड लिखते तो डायरेक्टली एसिड लिखते। अगर यहाँ पे आपको बताना है कि ये वाटर यहाँ पे यूज नहीं करना है क्योंकि वाटर के साथ ये हाईली रिएक्टिव है, तो आपको ये सिंबल यूज करना है जैसे W यानी कि वाटर और उसको स्क्रैच किया है। तो ये अलग अलग सिंबल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो है रिएक्टिविटी, तो ये रिएक्टिविटी जैसे हमने 0 to 4 की बात की थी वैसे यहाँ पे सेम है। 0 यानी कि ये स्टेबल केमिकल है, अगर ये 1 है तो अनस्टेबल है, जैसे ही हीट बढ़ता है तो अनस्टेबल हो जाता है। अगर जैसे ही हीट ज्यादा बढ़ती है तो उसमें केमिकल चेंज वायलेंट हो जाते हैं। और 3 नंबर पे शॉक एंड हीट में भी डिटोनेट, तो ये डिटोनेशन की केस यहाँ पे हो सकते हैं जिसमें स्पीड से भी ज्यादा साउंड से भी ज्यादा स्पीड रहती है ये वेव्स की, तो उसको हम डिटोनेशन कहते हैं। तो ये डिटोनेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पे आ सकता है अगर इसका नंबर 3 होगा। और 4 नंबर में ये डायरेक्टली डिटोनेशन है, तो यहाँ पे ये 4 नंबर, तो ये सीवियर केस है 4 नंबर, और 0 है जो स्टेबल कंडीशन है। तो ये सिंबल यूज करके आप अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी जान सकते हो केमिकल की। तो ये स्पेशली रिएक्टिव डेटा के अंडर ये अगर सिंबल यूज होता है, नॉर्मली इसको हम NFPA सिंबल यूज करते हैं, तो ये NFPA सिंबल 0 to 4 रेंजिंग में यूज होता है। ये 6 नंबर है टॉक्सिकोलॉजी प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने ऑलरेडी बात की है। जैसे ये
TWA टाइम वेटेड एवरेज 8 घंटे के लिए, स्टेल वैल्यू शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट 15 मिनट के लिए, और ये C पॉइंट मैं भूल गया था, तो ये है सीलिंग, यानी कि मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल का आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे हो सकता है, तो उसको हम सीलिंग वैल्यू कहते हैं। उसके अलावा अलग अलग स्टैंडर्ड्स या रूल्स के हिसाब से आपके परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट्स हो सकते हैं या थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यूज दीज होती है, या फिर ये ppm में हो सकता है, mg पर मीटर क्यूब में हो सकता है, या फिर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज में भी ये दिया होता है। तो इसमें उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट या लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है, जिसका हम बोलेंगे एक्यूट इफेक्ट या क्रोनिक इफेक्ट। तो ये केमिकल एक्सपोजर की वजह से यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसका टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से। तो ये टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा है 8 नंबर में, 7 नंबर में। 8th में है जो प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर आपको ये सब प्रॉपर्टीज पता हो गई कि हाईली रिएक्टिव डेटा पता हो गया, आपको टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा पता हो गया, फायर रिलेटेड डेटा पता हो गया, तो वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स आपने क्या लेने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग जो हैंडलिंग के स्टोरेज के गाइडलाइंस है वो यहाँ पे देंगे, वो 8 नंबर में। और उसको फिर क्लीनिंग कैसे करते हैं, या फिर अगर यहाँ पे वेस्ट क्रिएट होता है तो उसका डिस्पोजल कैसे करते हैं, इसकी गाइडलाइंस दिए रहेंगे। 9th में रहता है फर्स्ट एड मेजर्स। तो फर्स्ट एड टेक्निक क्या यूज करना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस यूज करने चाहिए क्या, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यूज करने चाहिए क्या, CPR की जरूरत है, या बहुत सारी चीजें आपको देखना है। कंडीशन के हिसाब से आपको ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है। लेकिन यहाँ पे जनरली फर्स्ट एड ट्रेनर जो रहता है उसको ही एक्चुअली ये अलाउ करना चाहिए और उसी हिसाब से ही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो उसके भी कुछ इंफॉर्मेशन रहेंगे, कुछ शीट्स रहेंगे, तो वो भी गाइडलाइंस आपको सभी को पता होनी चाहिए। इसलिए 9th पॉइंट में ये फर्स्ट एड मेजर्स दिया रहता है। और डिस्क्लेमर यानी कि जो भी MSDS हम यहाँ पे देख रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमको पता है, उसका लोकेशन पता है, उसके जो अलग अलग हार्ड कॉपीज है या सॉफ्ट कॉपीज है, कौन से कंप्यूटर्स में फोल्डर्स में दिए हैं, ये सभी बातें हमको पता है। और ये लेस देन 3 इयर्स वाला अपडेटेड MSDS है, ऐसा हम डिस्क्लेमर कह के बात कहते हैं। तो ये एक्चुअली ओवरऑल इंफॉर्मेशन है MSDS इंडियन ओरिएंटेड। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पशन जैसे MSIS और MFR में दिया है कि जहां पे अगर ट्रेड सीक्रेट से आपके ट्रेड सीक्रेट्स फॉर्मूलाज है, केमिकल्स आपको एक्सपोज नहीं कर रहा है, तो एम्प्लॉयर को ये एक्चुअली राइट्स है कि उसको एग्जाम करके रिमेनिंग जो केमिकल्स उसके बारे में आप ये इसको बताएंगे। तो ये कुछ ट्रेड सीक्रेट्स का एग्जाम्पशंस भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन में उन्होंने दिया है MSDS के अंदर। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की यानी कि यूरोपियन MSDS आप यूज करते होंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 16 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो 16 सेक्शंस है। तो हमने इंडियन MSDS में देखा था MFR और MSIC के हिसाब से 10 पॉइंट्स थे। तो ये MSDS अगर हम इंडियन यूज करते हैं तो उसमें 9 या 10 ही पॉइंट रहेंगे, और यूरोपियन या US के अगर देखेंगे तो उसमें 16 पॉइंट्स रहते हैं। तो ये MSDS में उन्होंने थोड़ा सा फील्ड जो है वो उसको डिटेल में दिया है और उसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ये पॉइंट्स तो सेम है, इंग्रेडिएंट्स का भी पॉइंट सेम है, फर्स्ट एड मेजर्स का भी सेम है। यहाँ पे अभी स्पेसिफिक फायर फाइटिंग मेजर्स अलग है, एक्सीडेंट रिलीज मेजर्स अलग है, हैंडलिंग स्टोरेज की गाइडलाइंस अलग है, और एक्सपोजर कंट्रोल और PPE के बारे में भी हमने वहाँ पे बात की। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हमने फोकस किया था, लेकिन यहाँ पे फिजिकल के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल रिएक्शंस भी आपको मालूम होने चाहिए, वो भी एडिशन है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी डेटा और फायर डेटा ये हमने एक ही पॉइंट में मिक्स किया था, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी डेटा अलग है। टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा जो है इंफॉर्मेशन ये भी सेपरेट है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ये आपने MSDS इंडियन में नहीं है, तो ये इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऐड किया है। उसके अलावा जो डिस्पोजल है वो डिस्पोजल की गाइडलाइंस कंसिडरेशन यहाँ पे ऐड किए हैं, और उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन और जो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन है ये भी यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ से 12, 13, 14, 15 यहाँ पे दिखाई देते हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है या न्यू हजार्ड इंफॉर्मेशन है या कंट्रोलिंग टेक्निक है तो आप 16 सेक्शंस में वो ऐड कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पे 16 पॉइंट्स है
जो यूएस या यूरोपियन एमएसडीएस होती है। तो अभी जो हमने एमएसडीएस के बारे में बात की, तो अभी उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि एमएसडीएस क्या होती है।